बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूनी मुहाफिज। जिंदगी हादसात का नाम है, मगर कुछ हादसात इंतहाई गैर मामूली होते हैं जिनके असरात तादेर जिंदगी को तहवाला करके रखते हैं। जिंदगी की रंगीनियों से भरपूर एक फितनागर लड़की का माजरा। मुसन्निफ अमजद रईस। बिल्डिंग और लाशें कोल के लिए परेशान कुन थीं। किसी ने वहां लाशें रखने के लिए बड़ा खतरा मोल लिया था। कातिल ने वो मखसूस जगह पैगाम देने के लिए चुनी थी। कोल ये समझने से कासिर था कि पैगाम देने वाला कौन है, वसूल करने वाला कौन है, यानी पैगाम किसको दिया गया है। वो सांता मोनिका बुलीवार्ड के फ्रीवे पर टीम से अलग हो गया था। वो हॉलीवुड के मगरिब में अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था। इमारत में उसका ऑफिस चौथी मंजिल पर था। ऑफिस से मुतस्सिल कमरा जो पाइक के लिए मखसूस था। ये और बात थी कि वो कमरा भी ज़ेरे इस्तेमाल नहीं रहा। सेंटर टेबल के दूसरी जानिब दो कुर्सियां डायरेक्टर्स के लिए थीं। कभी कभार एक से ज्यादा क्लाइंट को भुगताना पड़ता था। दोनों कुर्सियों के उकुम में फ्रेंच डोर एक बालकोनी में खुलता था, जहां खड़े होकर नीचे तमाम सांता मोनिका बुलीवार्ड और चैनल आइलैंड्स को देखा जा सकता था। कोल ने फ्रेंच डोर खोल दिया और डेस्क पर वापस आके फोन उठाया। वो फ्लोरिडा में मार्क लाहेंड्रक नामी औरत से राब्ता कर रहा था, जो गोदाम की मलकियत की हिस्ट्री बता सकती थी। कोल कई बरसों से उसकी खिदमात से मुस्तफीद हो रहा था। मार्ला ऑनलाइन डेटाबेसेस को सर्च करने की दस्तरस और महारत से लेस थी। अगरचा मिलिट्री, मेडिकल और कानून नाफिज करने वाले इदारे इसकी दस्तरस से बाहर थे। मार्ला से बात करके कोल ने फोन कंपनी में अपने दोस्त का नंबर मिलाया। मुद्दा बयान करने के बाद कोल ने उसे तंबीह की कि ज्यादातर नंबर जो वो दे रहा है वो काबिल टेलीफोन के हैं और 4 इंटरनेशनल हैं। इंटरनेशनल नंबर्स के साथ प्रॉब्लम होगी अगर वो अनलिस्टेड हुए तो जवाब मिला। बोलने वाली औरत थी। गालिबन वो एक्वाडोर से हैं, कोल ने कहा। चाहे वो साइबेरिया के हों, मुश्किल होती है। गैर मुल्की ताउन में हिचकिचाते हैं जब तक ऑफिशियल चैनल इस्तेमाल ना किया जाए, और ऐसे चैनल में इस्तेमाल नहीं कर सकती। काबिल टेलीफोन अगर कैश पर खरीदारी हुई है तो मालिकान का नाम मालूम नहीं किया जा सकता, मार्ला ने कहा। किसी खास नंबर का कॉल रिकॉर्ड हासिल कर सकती हो? कोल ने दरियाफ्त किया। जल्द या बदेर इन नंबरों में से कोई असल फोन पर कॉल करेगा और फिर ऐसे फोन के मालिक या मालिकान के नाम मालूम किए जा सकते हैं, कोल ने कहा। मैं कोशिश करती हूँ, नंबर्स दो, मार्ला बोली। उस काम से फारिग होकर कोल ने एक बार फिर NCIC नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सेंटर की रिपोर्ट निकाली, जो मैश के बारे में थी, इस ख्याल से कि कहीं कुछ इसने मिस ना कर दिया हो। दोबारा पढ़ने पर भी कोई नई बात सामने ना आई। तफ्तीश करने वाले एजेंट्स के नामों का जायजा लेने के बाद इसने स्पेशल एजेंट डेरिल वेल्स को नोट किया, जिसका ताल्लुक कोलोराडो स्टेट जस्टिस अपार्टमेंट से था। उसका फोन अगरचा 6 साल पुराना था, ताहम कोल ने डायल किया। किसी औरत ने जवाब दिया, इन्वेस्टिगेशन, डेरिल विल्स प्लीज। कोल को 5 मिनट इंतजार करना पड़ा। विल्स बात कर रहा हूं, मर्दाना आवाज आई। सर, मैं ह्यू फरहम हूं, मैनड्यूनशायर में D2 के तौर पर होमिसाइड के साथ हूं। लॉस एंजलिस पुलिस डिपार्टमेंट। एक कत्ल के सिलसिले में फोन किया था जो चंद बरस कबल हुआ था। कातिल फरार हो गया। उसका नाम अलेक्जेंडर मैश है। कोल ने फर्जी बैज नंबर भी बताया था। उसे कम ही शक था कि विल्स बैज नंबर कॉपी करेगा। ओह हाँ, लेकिन मसला क्या है? आवाज आई। हमने NCIC की ब्रीफ हासिल की है। तुमने इशारा किया था कि वो कोलंबिया फरार, कोल ने कहना चाहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। इन दिनों वो एक लड़के के साथ धंधा कर रहा था, ड्रग्स लाना चाहता था। उसने लड़के के साथ मिलकर मंसूबाबंदी की। लड़के का नाम गोंजालो लीडर था। जब हमने चालान पेश किया तो वो कोलंबिया भाग गया। आवाज आई। गोंजालो सप्लायर था? कोल ने इस्तफसार किया। वो उनमें से एक था जो काली और मैडलिन कार्टेल टूटने के बाद उभरे थे, उसने कहा। क्या मैश को ईस्टबान बैरन नामी आदमी ने अपने साथ मिला लिया था? कोल ने पूछा। सॉरी, मैं सिर्फ गोंजालो को जानता हूं, उसने कहा। 6 बरस लंबा अरसा था। मुमकिन था कि मैश गोंजालो से हटकर बैरन या किसी और कार्टेल के साथ मिल गया हो। कोल ने फिर कहा, ऑलराइट, मैं मैश की तरफ आता हूं। क्या मैश लॉस एंजलिस में भी सरगर्म रहा था? कोल ने पूछा। कुछ कह नहीं सकता। मामला क्या है? उसने पूछा। मैश लॉस एंजलिस में है। हमें यकीन है कि वो 1 से ज्यादा मर्डर्स में मुलविस है,
कोल ने कहा। तुम एलेक्जेंडर मैश के बारे में बात कर रहे हो? विल्स की आवाज आई। हाँ बिल्कुल, कोल ने कहा। कुछ देर का वक्फा आया। पार्टनर, मैश वहां नहीं है, वो मर चुका है, विल्स ने की आवाज आई। कोल की खोपड़ी घूम गई थी। उसकी समझ में नहीं आया कि क्या बोले। विल्स की आवाज तेकन से भरपूर थी। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जानिब से मैश की शनाख्त हमारे पास कंफर्म है, और तुम कह रहे हो कि डिपार्टमेंट गलत है? कोल ने कहा। सही गलत की बात नहीं है, मैं सिर्फ मैश की मौत की तस्दीक कर रहा हूं। कोलंबियन और ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन कुत्तों की तरह गोंजालो के पीछे लगे हुए थे। हमें वहीं से मालूम हुआ था कि मैश खत्म हो चुका है। कोलंबियन नेशनल पुलिस ने ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल की और DEA ने मुझे कॉल की। मैश ने एक ड्रग डील गोंजालो और किसी वेनेजुएलान के दरमियान सेट की थी। सिर्फ गोंजालो सामने आया, वेनेजुएलान गायब था। गोंजालो ने मैश को ठिकाने लगवा दिया, विल्स ने कहा। अगर मैश मर गया तो तुम लोगों ने उसकी गिरफ्तारी के वारंट क्यों बंद कर नहीं किए? कोल ने एतराज किया। गोंजालो के पीछे अंडरकवर एजेंट थे। अगर हम फाइल पर मैश की मौत का टैग लगा देते तो अंडरकवर एजेंट्स की पोशीदगी को खतरा होता। दूसरे के डेथ सर्टिफिकेट की मौजूदगी के बगैर मौत का ऐलान नहीं किया जा सकता, और ऐसा सर्टिफिकेट मिलने का इम्कान नहीं था, विल्स ने कहा। कुछ और भी था? कोल ने पूछा। गोंजालो को पता चल गया था कि मैश उसके साथ गेम कर रहा है। मतलब यह कि मैश झूठ बोल रहा था कि वेनेजुएलान कितनी ड्रग फरोख्त के लिए लाएगा। उसने अपने 3-4 लड़कों को उसके साथ मैश को वेनेजुएलान की तरफ रवाना किया। गोंजालो के लड़कों ने जंगल में मैश को गोली मार दी, विल्स ने कहा। किसको पता कि वाकई वो मर चुका है? शायद वो बच निकला हो, कोल ने पूछा। ड्रग इन्फोर्समेंट और कोलंबियन अंडरकवर एजेंट मौजूद थे जब गोंजालो के लड़के वापस आए थे। लड़कों के पास मैश का सर था, लिहाजा लॉस एंजलिस में जो कोई भी है वो मैश नहीं है, विल्स ने कहा। कोल खुद को खोखला महसूस कर रहा था, सर में मक्खियां भिनभिना रही थीं। शुक्रिया मिस्टर विल्स, मैंने आपका काफी वक्त लिया, कोल ने कहा और फोन बंद करके टांगे मेज पर रख दी। कॉल करने का मकसद सादा सा था कि शायद मैश और बैरन के रवाबित के बारे में कुछ इशारा मिल सके, और बैरन के राब्ते लॉस एंजलिस में। लेकिन ये क्या हुआ? कतई गैर मुतवक्का। पाइक गोदाम से निकलकर रवाना हुआ तो रफ्तार धीमी रखी थी। मैंड्रिंग रोड के जरिए वो चाइना टाउन से गुजरा। वहां वो कुछ देर रुका था। खिड़कियों के शीशे नीचे कर दिए गए थे। उसने 1 घंटे से ज्यादा ड्राइव की। लगता है बदबू मेरे अंदर बस गई है। घर पहुंचकर लार्कन ने कहा, नहाओ, कपड़े बदलो और ब्रश कर लो। वो शावर में थी जब पाइक ने बट फ्लेन को फोन किया। जवाब न मिलने पर मैसेज का ख्याल आया, लेकिन मैसेज कोई और भी देख सकता था, लिहाजा उसने बाद में दोबारा कॉल करने का फैसला किया। लार्कन के आने के बाद पाइक बाथरूम में चला गया। वो जब नहा धोकर निकला तो लिविंग रूम में लार्कन को कोल के साथ मौजूद पाया। कोल के हाथ में एक मैनिला एनवलप था। पाइक समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। कोल के चेहरे पर तनाव था। कोई नई बात थी? पाइक ने लिफाफे की तरफ देखा। लार्कन को कुछ दिखाना था और वो तीनों टेबल पर आ गए। कोल ने लिफाफा खोलकर 2 तस्वीरें निकाली और टेबल पर रख दी। ये फैक्स से गुजारी गई थी। स्याह बाल और गोल चेहरा, छोटी छोटी आंखें। क्या ख्याल है, कभी देखा है इसे? कोल ने सवाल किया। कौन है ये? लार्कन ने तस्वीर देखकर सर उठाया। एलेक्जेंडर मैश, कोल ने कहा। लार्कन ने इनकार में सर हिला दिया। ये मैश नहीं है। यही मैश है। 5 साल पहले कोलंबिया में इसका मर्डर हुआ था। तस्वीर डेनवर पुलिस डिपार्टमेंट से फैक्स की गई थी। तुमने किंग के साथ जिसे देखा वो मैश नहीं था, कोल ने कहा। फिर वो कौन था? लार्कन की आंखों में गैर यकीनी कैफियत थी। मैं नहीं जानता, कोल ने एतराफ किया। उन्होंने क्यों मुझसे कहा कि वो मैश था? लार्कन ने कहा। कोई वजह है जिसके तहत वो मामले में दरोगोई से काम ले रहे हैं, पाइक ने कहा। कोल ने पाइक की तरफ देखा। बेहतर है कि तुम बट फ्लेन से बात कर लो। देखना यह कि और कहां कहां झूठ बोला गया है, कोल ने कहा। अचानक लार्कन को ख्याल आया, ओ माय गॉड, मुझे डैडी को बताना होगा। पाइक मुतमईन नहीं था। बैटमैन जो कुछ भी कर रहा था, इनको इस पर कुछ सबकत हासिल थी। वो बेखबर था कि पाइक के नजदीक वो मशकूक है और मैश की हलाकत बेनकाब हो चुकी है। पाइक कॉनर बार्कले और इसके वकील पर भी भरोसा करने के लिए तैयार ना था। नहीं, अभी नहीं, उसने इनकार किया। लार्कन सुर्ख हो गई। क्यों नहीं? ये लोग झूठ बोलते आ रहे हैं। डैडी से भी झूठ बोला है और डैडी ने यकीन किया। मुझे अपने बाप को हकीकत बतानी चाहिए, लार्कन ने कहा। पाइक ने लार्कन की आंखों में झांका, जहां उम्मीद और खौफ का मिला जुला तासुर मौजूद था। वो अपने बाप को महफूज देखना चाहती थी। शायद वो महफूज रहें,
तो एक दिन वो बेटी को भी देख लेंगे। पाइक ने फोन निकालकर बटफ्लैन को कॉल की। इस मरतबा जवाब आया। पाइक ने कहा, हम फौरी तौर पर बार्कले और तुमसे मिलना चाहते हैं। संजीदा मामला है और वक्त कम है। और पाइक ने लोकेशन बताई और जवाब सुने बगैर फोन बंद कर दिया। लार्कन को देखा, अपना सामान लो और निकलो। लोकेशन यूनिवर्सल स्टूडियो के करीब। यहाँ फ्रीवे रैंप्स और पार्किंग लॉट्स की कसरत थी। सबवे स्टेशन का एक दाखिली रास्ता भी था। पाइक और लार्कन मुंतजिर थे। गाड़ी का इंजन बंद नहीं किया था। कुछ देर बाद से रंग की लेमोजीन नमूदार हुई। लेमोजीन से उतरने वाले 3 आदमी थे, बटफ्लैन, कॉनर बार्कले और उसका वकील गॉर्डन। पाइक गॉर्डन को देखकर बदमजा हो गया था। वो दोनों भी उतर गए। बार्कले ने पहल की, हम परेशान थे तुम्हारे लिए। वक्त आ गया है, चलो यहां से निकलो। वो लार्कन से मुखातिब था। लार्कन ने कोई हरकत ना की। मैं कहीं नहीं जा रही हूं, हम यहां तब भी करने आए हैं। हम काफी परेशान हैं। गॉर्डन, इसे समझाओ। पाइक ने बराह रास्त बटफ्लैन को मुखातिब किया। पेटमैन सही आदमी नहीं है। जिसे उसने अलेक्जेंडर मैश बताया था वो मैश नहीं है। मैश 5 साल कबल हलाक हो चुका है, पाइक बोला। वकील गॉर्डन ने हाथ उठाए। हम ये सब कुछ सुनने नहीं आए। मैं तुम पर अगवा का मुकदमा चलाऊंगा। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था उसी वक्त समझ गया था कि तुम पागल हो, गॉर्डन बोला। लार्कन की मुश्ताल आवाज बुलंद हो गई। शट अप, इडियट। उसने बाप का बाजू थामा। लार्कन, ऐसा मत करो, बार्कले ने कहा। पागलपन तो तुमने मेरा देखा नहीं है और ना तुम इस काबिल हो कि मैं तुम्हें अपना पागलपन दिखाऊं, पाइक ने सपाट आवाज में कहा। लेकिन सपाट लहजे में दरिंदगी का अंसर पोशीदा था। उसे जेब से फैक्स किए गए फोटो निकालकर बटफ्लिन को दिखाए। यह है मैश, वो नहीं जिसकी तस्वीर पेटमैन ने लार्कन को दिखाई थी। गॉर्डन और बार्कले ने भी झांक कर देखा। डैडी, उसने हमसे झूठ बोला था, लार्कन ने कहा। गॉर्डन ने कदरे हल्की आवाज में कहा, हम सब ने वो फोटो देखे थे और ये दुरुस्त है कि वो और ये फोटो अलग अलग हैं, लेकिन तुम्हारे अंदाज से यूं लग रहा है कि उन्होंने हमें मिसगाइड किया था, जबकि 2 आदमियों का एक जैसा नाम हो सकता है। बहुत खूब, पाइक ने कहा। लार्कन ने शायद पहली बार पाइक के चेहरे पर मुस्कुराहट, बहुत खफीफ मुस्कुराहट देखी थी। और अरेस्ट रिकॉर्ड भी एक जैसा, बटफ्लैन बोला। मैं जब इस जंजाल में शामिल हुआ था इस वक्त पेटमैन ने अरेस्ट रिकॉर्ड भी मुझे दिया था। गॉर्डन ने एक अब्रू ऊपर चढ़ाया। वाकई? तो फिर हमें पाइक को फारिग कर देना चाहिए। लार्कन घर आ जाए, फिर हम पेटमैन से जवाब तलब करेंगे। यकीन करो, अगर इसकी जवाब मुझे पसंद ना आए तो वो रोएगा कि पैदा क्यों हुआ था। कोर्ट में वो हशर करूंगा, गॉर्डन ने कहना चाहा। मैं घर नहीं जा रही, लार्कन ने अकड़ के गुस्से से कहा। वो घर पर महफूज नहीं है, क्या तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, पाइक ने कहा। गॉर्डन की आवाज में पाइक के लिए पहले जैसा दमखम नहीं था, लेकिन फिर भी वो कह बैठा, क्या तुम सोए थे इसके साथ? पाइक का हाथ अपने चश्मे की तरफ गया और रुक गया। उधर बटफ्लैन हरासा हो चला था। वो जानता था कि गॉर्डन ने दूसरी बार जानलेवा हिमाकत का मुजाहिरा किया था। चंद ही अफराद पाइक को खूब जानते थे, उनमें कोल के अलावा बट भी था। अगरचे पाइक ने बट के साथ पुलिस के लिए 3 साल ही काम किया था और 3 साल में बटफ्लैन इसको खूब समझ गया था। सकूत का लम्हाती वक्फा आया और फिर लार्कन ने भड़क कर गॉर्डन को गाली दी। पाइक ने दिल में तीसरी मर्तबा लार्कन के अंदाज को सराहा। गॉर्डन ने गड़बड़ाकर बार्कले को देखा। वो खामोश था। ये आदमी पाइक तुम्हें खतरे में डाल रहा है और इन लोगों से अलग कर रहा है जो तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। मैं सिर्फ ये राय दे रहा हूं कि पेटमैन जो भी कुछ कर रहा है उसके लिए उसके पास कोई वजह खास मौजूद है। हम उसे वजूहात बताने के लिए कहेंगे। गॉर्डन ने पसपाई इख्तियार की। उससे पूछो कि वो मासूम क्यों बन रहा था, कि वो नहीं जानता था कि आखिर किंग के साथ कौन था जब लार्कन ने एक्सीडेंट किया, पाइक ने कहा। क्या तुम ये कह रहे हो कि वो जानता था? एजेंट पेटमैन से मेरी सुबह बात हुई थी, उसका कहना था कि वो किंग्स को तलाश कर रहे हैं, गॉर्डन ने कहा। उनको मरे हुए 1 हफ्ता हो गया है, हमें उनकी लाशें कल मिली थी, पाइक ने कहा। मैं नहीं समझा, गॉर्डन बोला। किसी ने उनको हलाक करके जाए हादसा के बहुत करीब रखा है, जैसे ये मेरे लिए पैगाम हो कि मैं भी वहां जाने वाली हूं, लार्कन ने इजहार ख्याल किया। बटफ्लैन पाइक को तक रहा था। कैसे? किसी और जगह शूट करके इसी मर्सिडीज में जाए हादसा के ऐन करीब एक गोदाम में गाड़ी खड़ी कर दी गई है, लार्कन ने कहा। गॉर्डन ने मुंह खोला। तुम्हारा नुक्ता नजर क्या है? क्या तुम्हें यकीन है कि पेटमैन लार्कन की जान का दुश्मन है? गॉर्डन ने कहा। मैं नहीं जानता, बहरहाल मामला गंभीर है। हाँ, मुझे इतना यकीन है कि पेटमैन ने तुम्हें जो कुछ बताया है वो सब झूठ है, पाइक ने जवाब दिया।
लार्कन ने दखल अंदाज की। डैडी, आप एहतियात करें, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लार्कन बोली। गॉर्डन ने पाइक को देखा। अगर वो आदमी मैच नहीं है तो तुम्हारे ख्याल में कौन है? अगर इसकी उंगलियों के निशानात मिल जाए तो उस तक पहुंचा जा सकता है, पाइक ने कहा। बताओ अटॉर्नी, मैं एक बात वाजे कर दूं कि अगर कोई शहादत या क्ल्यू तुमने पुलिस से छुपाया तो तुम पर इंसाफ की राह में रुकावट का चार्ज लगेगा, और ऐसा करना जुर्म के करीब तर है, गॉर्डन ने कहा। अगर तुम मुझे डरा रहे हो तो फजूल है, खतरात मोल लेने की मुझे आदत है, पाइक ने इत्मीनान से कहा। गॉर्डन ने भिन्नाकर बटफ्लैन को देखा। अगर वो ये बात समझ गया है और कानून से ताउन नहीं करेगा तो उसे कॉन्ट्रैक्ट से बाहर समझो, वो मुलाजिम नहीं है, गॉर्डन ने कहा। मैं मुलाजिम था भी नहीं, क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट नामी चीथड़े पर साइन किए थे? पाइक ने तंजन कहा। मैं सिर्फ अपने एक दोस्त की मदद कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मुफ्त मशवरा है कि अपना ख्याल रखो, पाइक बोला। बार्कले बेटी को समझाने की कोशिश कर रहा था। बाप ज्यादा खतरे में था क्योंकि वही सामने था। पाइक ने बटफ्लैन से कहा, मैं बार्कले का मुलाजिम था ना हूं, और ना पहले कभी था, मैं एक दोस्त का कर्ज उतार रहा हूं, पाइक बोला। लार्कन ने बाप की सुनी अनसुनी की और लेक्सस की तरफ भागी। पाइक उसके पीछे था। ऑफिसर पाइक, पाइक ने पीछे मुड़ के देखा। बटफ्लैन ने उसे मुखातिब किया था। गॉर्डन और बार्कले वापस अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे थे। मेरी जरूरत पड़े तो फोन करना, वो बोला था। पाइक बहुत तेजी से रवाना हुआ था। वो आगाह था कि गॉर्डन ने गाड़ी में बैठते ही पेटमैन से राब्ता किया होगा। पाइक को फुर्ती दिखानी थी। अचानक लार्कन ने कहा, मेरी गाली पसंद आई थी? वो इसी काबिल था, माय लव, पाइक ने जवाब दिया। मी टू, लार्कन ने कहकहा लगाया। जॉन शेन को इस वक्त वहां नहीं होना चाहिए था। खतरा था, लेकिन पाइक की मदद सराय ने उसे शेयर कर दिया था। पाइक ने कहा था कि दीगर चीजों को छोड़कर फिंगरप्रिंट्स पर तवज्जो दें। जॉन, तुम अब तक यहां क्या कर रहे हो? मैरिन की आवाज आई। वो दिल ही दिल में गाली देकर पलटा। कल कुछ काम रह गया था, वो निपटा रहा हूं। वो हफ्ते के ओवरटाइम की हद पहले ही उबूर कर चुका था। मैरिन ने उसके कंधे पर से ग्लू बॉक्स में झांका। वो एक एयर टाइट प्लेक्सी गिलास चैम्बर था जिसमें सुपर ग्लू और दूसरे टॉक्सिक केमिकल उबल रहे थे। वो फिंगरप्रिंट्स की तैयारी कर रहा था। पाइक की गर्लफ्रेंड लार्कन का फोटो जहरीले बुखारात में नहाया हुआ था। चंद बातें करके मैरिन चली गई। जॉन हमेशा से ज्यादा पुरएतमाद था। तस्वीर को किस किसने छुआ था? जॉन अपना तजर्बा झोंक रहा था। उसने तस्वीर पर से 12 प्रिंट हासिल किए जो एक दूसरे से अलग थे। हर प्रिंट को शफाफ टेप पर उठाया और टेप को प्लास्टिक बेकिंग पर दबाया। एक एक करके तमाम को उसने हाई रेजोल्यूशन डिजिटल स्कैनर पर सेट करके फोटो लिए। तस्वीरों को कंप्यूटर में फीड किया। कंप्यूटर के लिए उसने खास प्रोग्राम इस्तेमाल किया था। प्रोग्राम से शनाख्त लेकर चार्ट बनाया जिसमें खास नुकात मौजूद थे। शनाख्तशुदा मखसूस निशानात को FBI की अददी फहरिस्त से मवाजना किया। ये मवाजना FBI के नेशनल क्राइम इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ था। इसके अलावा बाकी काम सहल रह गया। आखिर में जॉन शेन ने इंटरनेशनल डेटाबेस में खास दरख्वास्त पेश की। घड़ी पर वक्त देखा। पाइक और लार्कन पार्किंग लॉट में मुंतजिर थे। उसके कंप्यूटर पर NCIC इंटरपोल लोगो फ्लैश करने लगा। वो 12 के 12 निशानात के पॉजिटिव मैच लेने में कामयाब हो गया था। 7 मर्दों के अलावा 2 की शनाख्त पहले ही हो गई थी, यानी जोर्गा और लुइस। बाकी 4 बदमाशों का ताल्लुक जनूबी अमेरिका से था। उनका ताल्लुक बेरन से था, लेकिन 7वां लाताल्लुक दिखाई दिया। जॉन शेन का हलक खुश्क हो गया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्यों मुलव्विस था? जॉन को इल्म हो गया था। उसने 7 फाइलें प्रिंट की, कंप्यूटर मेमोरी साफ की, फिंगरप्रिंट की स्लाइड्स और लड़की की फोटो को लिफाफे में मुंतकिल किया और लैब से बाहर आ गया। सूरज मगरिब की तरफ झुक रहा था। वो सीधा पाइक की गाड़ी की तरफ गया। उसे मैरन या किसी और की परवाह नहीं थी। उसे इतना बड़ा काम नहीं पहले ने कभी नहीं किया था और शायद आइंदा भी ना कर पाए। फाइल्स उसने पाइक के हवाले कर दी। पढ़ लो। लार्कन पाइक के करीब हो गई। दोनों साथ साथ पढ़ रहे थे। फिंगरप्रिंट कॉली वॉहिंश नामी आदमी के थे। उम्र 42 साल। एक रिपब्लिक का इन्वेस्टमेंट बैंकर था। ड्रग ट्रैफिकिंग में मुलव्विस था। उसके अलावा गैरकानूनी असलहे की फरोख्त में सरगर्म था। दहशतगर्द तंजीमों से राब्ते में था। कागज के दरमियान मोटे हरूफ में वार्निंग दर्ज थी। अलर्ट, यह आदमी टेररिस्ट वॉच लिस्ट पर है। FBI के लिए इंतबाह है कि अगर इलाके में इसकी मौजूदगी का यकीन हो तो हर सूरत गिरफ्तार कर लिया जाए। पाइक ने सर उठा के जॉन शेन को देखा। उसका चेहरा अब भी बेतासुर था,
लेकिन जॉन ने महसूस कर लिया कि चश्मे के पीछे पाइक की आंखें रोशन हो गई हैं। जॉन शेन का सीना चौड़ा हो गया था। शुक्रिया जॉन, पाइक ने हाथ बढ़ाया। जॉन ने उसका हाथ यूं पकड़ा जैसे कभी नहीं छोड़ेगा। वो खुद को हमेशा से ज्यादा करामत समझ रहा था। जॉन ने कहा, गुड लक ब्रदर। रात उन्होंने भूख घर पर चाइनीज फूड से मिटाई। पाइक ने फोन पर कोल को कहानी सुनाई और दूसरे रोज का मंसूबा तरतीब दिया। पाइक पेटमैन को हम अहमियत देने के लिए तैयार नहीं था और ना ही पेटमैन की झूठी तफ्तीश को। हाँ, उसे लार्कन की परवाह जरूर थी। उस बात की भी परवाह नहीं थी कि पेटमैन अच्छा पुलिस वाला है या बुरा, या ये कि वो वाहिंश कॉली या किंग पार्टी के साथ मुलव्विस था। वो मैश नामी आदमी को शिकार करना चाहता था, लेकिन शिकार बदल गया था। पाइक अब काली के पीछे था। अगर पेटमैन ने लार्कन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो फिर पाइक के लिए वो भी शिकार की फॉरेस्ट में शामिल हो जाएगा। पाइक को लड़की की फिक्र थी। वो इसके करीब ही बैठी किताब पढ़ रही थी। टीवी से लार्कन ने तवज्जो हटा ली थी। पाइक ने उसे देखा। उसने महसूस कर लिया और निगाह उठाकर मुस्कुराई। वो एक नरम और मुख्तलिफ मुस्कुराहट थी। वो बोली, तुम कभी नहीं मुस्कुराए। पाइक ने जबड़ा सहलाया। ये मेरी मुस्कुराहट है। लार्कन हंसी और फिर किताब की तरफ मुतवज्जा हो गई। पाइक ने घड़ी देखी और फोन उठाया। लार्कन ने किताब बंद कर दी। वो संजीदगी से पाइक को देख रही थी। पाइक ने पेटमैन का नंबर मिलाया। राब्ता मिलने पर पाइक ने कहा, पाइक तो बड़ी चीज हो जवान। वो बोला, किसने बताया? बटफ्लैन ने? बट, बार्कले और गॉर्डन। तुम खुद को क्या समझ रहे हो और क्या करते फिर रहे हो? पेटमैन ने कहा। वाहिंश कॉली के बारे में क्या ख्याल है? उसने मेरे बारे में कुछ नहीं बताया, पाइक ने कहा। दूसरी जानिब खामोशी छा गई। फिर आवाज आई, पाइक तुम्हें खुद को रोकना होगा। काली की वजह से बहुत कुछ बदल गया है। लार्कन घर वापस आना चाहती है, यकीनन तुम समझ रहे होगे, पाइक ने कहा। पेटमैन फिर हिचकिचाया। ओके, ये अच्छी बात है। सारा मामला उसकी हिफाजत का है। हम भी यही चाहते हैं, पेटमैन ने कहा। हाँ, मैं उसकी हिफाजत कर रहा हूं, पाइक ने कहा। लार्कन मुस्कुराई। पाइक पेटमैन के साथ मामला तय कर रहा था। दूसरे दिन 7 बजे सुबह पाइक नीले रंग की फोर्ड सेडान को यूनियन स्टेशन की पार्किंग लॉट में देख रहा था। उसकी रफ्तार धीमी थी। सैकड़ों मुसाफिर स्टेशन से निकल रहे थे। सेडान रेंगती हुई लॉट के दूर इफ्तादा गोशे में चली गई। डोनाल्ड पेटमैन ड्राइव कर रहा था। पैसेंजर सीट पर केविन ब्लैंचेट बैठा था। दोनों की उम्रें 30 साल से ज्यादा नहीं थी। उन्होंने पाइक को नहीं देखा। इलावाजी 7 मजीद एजेंट 90 मिनट कबल स्टेशन के अतराफ में पोजीशन ले चुके थे। वो भी पाइक की कमीनगाह से बेखबर थे। पाइक 3 बजे से वहां था। वो अपने दोस्त के मैक्सिकन रेस्टोरेंट की दूसरी मंजिल पर मौजूद था। वो किचन के साथ वाले छोटे कमरे से दूरबीन के जरिए निगरानी कर रहा था। निचली मंजिल नए सिरे से तामीर की जा रही थी, लिहाजा किचन तो बंद था। पेटमैन का ख्याल था कि पाइक और लार्कन 7 बजे वहां पहुंचेंगे। कोल और लार्कन नाश्ता कर रहे थे और पाइक उनके करीब किचन से मुंसलिक कमरे में था। 7:22 पर पेटमैन और ब्लैंचेट कार से निकले। दोनों मुसाफिरों और ट्रैफिक का जायजा ले रहे थे। पाइक उनके तफक्कुर से आगाह था। 7:30 बजे वो फिर कार में बैठ गए। 8 बजे से कुछ पहले सातों एजेंट अपनी खुफिया जगहों से निकलकर पार्किंग लॉट के शुमाली कोने में जमा हो गए। पाइक ने रेस्टोरेंट छोड़ दिया। कोल की कार ओलोपुरा स्ट्रीट के इख्तिताम पर मौजूद थी। दोनों ने गाड़ियां तब्दील कर ली थी। नीली सेडान हरकत में थी। पाइक तेज कदमी से कोल की गाड़ी तक पहुंचा। पेटमैन के निकलने से पहले वो गाड़ी में बैठ चुका था। ताकुब शुरू हो गया। दोनों गाड़ियां अल्मेडा स्ट्रीट पर थीं। रश टाइम था। पाइक तखमीना लगा चुका था कि कब और कैसे पेटमैन को घेरना है। गाड़ियां रुक कर चल रही थीं। पाइक की नजरें करीब होते हुए सिग्नल पर थीं। दोनों गाड़ियों के दरमियान 3 गाड़ियां मौजूद थीं। जैसे ही सिग्नल जर्द हुआ, पाइक कतार से निकलकर लोडिंग जोन में चला गया। सिग्नल सुर्ख हुआ और पेटमैन ट्रैप हो गया। पाइक हवाई झोंके के मानंद अपनी गाड़ी से निकलकर सेडान तक गया। इन दोनों ने उसे नहीं देखा और ना तवक्का थी। पिस्टल के दस्ते से उसने पैसेंजर साइड का शीशा तोड़ा। सिग्नल सब्ज हुआ और पाइक ने झटके से दरवाजा खोल दिया। बेल्ट खोल दो, वो गुर्राया और ब्लैंचेट की गन हथिया ली। उसने गन का रुख पेटमैन की तरफ कर था। हाथ व्हील पर रख लो, खत्म कर दूंगा, पाइक ने कहा। सिग्नल खुलने पर अगली गाड़ियां निकल गई थीं, जबकि उकबी गाड़ियों के ड्राइवर्स के हाथ हॉर्न पर थे। पाइक, पेटमैन ने कहा। पाइक ने उसकी गन भी खींची और पिछली नशिस्त पर डाल दी। मैं फेडरल एजेंट हूं, तुम?
पाइक ने उसके सर पर पिस्टल का दस्ता बजाया और उसे पैसेंजर सीट की जानिब धकेल दिया। व्हील संभाल कर वो बरवक्त सिग्नल से गुजर गया। बैटमैन की आंख फर्स्ट स्ट्रीट के ब्रिज के नीचे खुली। गाड़ी लॉस एंजलिस रिवर चैनल के किनारे पर खड़ी थी। बेकार और मतरूका गाड़ियां कतार दर कतार ब्रिज के नीचे मौजूद थीं। पाइक कोल की गाड़ी से 8 ब्लॉक के फासले पर था। बैटमैन ने उठकर निकलने की कोशिश की, लेकिन पाइक ने उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील से बांध दिए थे। होश में हो? क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो, बैटमैन ने कहा। उसकी पेशानी पर जख्म था और खून रसकर चेहरे पर खुश्क हो गया था। पाइक खामोशी से उसे देख रहा था। गन गोद में रखी हुई थी। तुमने एक फेडरल ऑफिसर को जख्मी किया है, अगवा किया है, तुमने कानून शिकनी की है, बड़ी मुसीबत में पड़ गए हो तुम, बैटमैन बोल रहा था। वोहिंश काली, मुसद्दिका दहशतगर्द, पाइक ने कहा। मैं इस मौजू पर बात नहीं करना चाहता, बैटमैन बोला। पाइक ने पिस्टल गोद से उठाई। हम बात करेंगे, तुम मरो या जिंदा रहो, पाइक बोला। क्या मैं एक फेडरल ऑफिसर हूं? तुम एक ऑफिसर को हलाक करोगे? बैटमैन ने कहा। पाइक ने सुकून से अस्बात में सर हिला दिया। बिलाशुबा जरूरत पड़ी तो ऐसा ही होगा। पाइक ने मुंह खोला, फिर बंद कर लिया। पाइक ने उसका बैज उसे दिखाया। वो तलाशी ले चुका था। ये कभी भी किंग का मसला था ही नहीं। तुम झूठ बोलते रहे। मसला काली का था। तुमने दहशतगर्द को बचाने के लिए लार्कन को टारगेट किया था, पाइक ने कहा। पागलपन है, मैं काली को क्यों तहफ्फुज दूंगा, बैटमैन ने कहा। तुमने लार्कन से कहा कि वाहिंश काली मैश था, पाइक ने कहा। हम केस बचा रहे थे, बैटमैन ने कहा। तुमने लड़की से कहा कि मैश किंग के साथ अपनी सरमायाकारी बचाने के लिए उसे मारना चाहता है, जबकि किंग मर चुका था। तहफ्फुज के लिए कुछ ना था, पाइक ने कहा। किंग के बारे में हमें कल पता चला था। हम नहीं जानते थे। हम समझ रहे थे कि वो इनकी मदद कर रहा है, बैटमैन बोला। तो फिर काली लड़की को क्यों मारना चाहेगा? मेरा ख्याल है कि किंग को तुमने खत्म किया है और वाहिंश काली की मदद के लिए लार्कन को निशाना बनाया। लार्कन ने मैश को नहीं, काली को देखा था। पाइक ने फिर गन उठाई। और तुम लोगों ने काली की फोटो लार्कन को नहीं दिखाई? बैटमैन ने बंदे हाथ छुड़ाने के लिए झटका मारा। उसकी आंखों में हरास नजर आ रहा था। खुदा जानता है, हमें नहीं मालूम था। हमें पता चला कि वो काली और किंग के साथ कारोबार में है, लेकिन ये इल्म नहीं था कि काली लॉस एंजलिस में है। काली की मौजूदगी का पता कार एक्सीडेंट के बाद लगा था। ट्रंक में मेरा ब्रीफ केस है, तुम देख लो, मैं सच बोल रहा हूं, बैटमैन बोला। पाइक ने उसके तासुरात पढ़े और चाबियां उठा ली। वो ब्रीफकेस लेकर वापस आया। ब्रीफकेस में लेटर्स, मेमोज और फाइल्स बेढंगेपन से भरी थीं, जिनका ताल्लुक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और होमलैंड सिक्योरिटी से था। पाइक ने कहा। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है? पाइक ने पूछा। होमलैंड सिक्योरिटी, मेरे नोट्स देखो, बैटमैन बोला। बकवास बंद करो। पाइक ने माली लेन देन और निगरानी के मेमोज देखे। किंग के अलग थे। दीगर मेमोज वाहिंश और बैरन के ताल्लुक को जाहिर कर रहे थे। इसके अलावा मुतादिद नाम थे, कुछ बेनाम थर्ड पार्टी के तौर पर जनूबी अमेरिका में सरगर्म थे। वो इस वक्त तक छान फटक करता रहा जब तक समझ नहीं गया। आखिर में उसने बैटमैन को देखा। वाहिंश काली दहशतगर्दों के लिए रकम पैदा कर रहा था। बैटमैन ने अस्बात में सर हिला दिया। ये स्मॉल पार्ट है। बड़ा हिस्सा जनूबी अमेरिका से भी परे है। मुनज़्ज़िम दहशतगर्दी के लिए जहां फंडिंग में रियासतें भी मुलव्विस हैं। वो बहुत दौलतमंद है। वाहिंश काली ऐसे लोगों के लिए बतौर इन्वेस्टमेंट बैंकर काम करता है। इनके फंड्स को इन्वेस्ट करता है, मुनाफे में तब्दील करके उनका पेट भरता है, बैटमैन ने कहा। मरकज कहाँ है? पाइक ने पूछा। मैं नहीं जानता। किंग ने तस्लीम किया था कि गैर मुल्की अकाउंट में रकम ट्रांसफर की है। रकम गई थी, लेकिन कहाँ? हम बेखबर थे। शायद काली ने इसलिए किंग को खत्म कर दिया। शायद उसे रकम वापस चाहिए थी, बैटमैन ने कहा। मतलब सब कुछ रियल एस्टेट के गिर्द घूम रहा है? पाइक ने पूछा। दुनिया में सब कुछ हो रहा है। आज रियल एस्टेट बेहतरीन है, बैटमैन बोला। पाइक लड़की के बारे में सोचने लगा, जिसे फैमिली, घर और दोस्तों से दूर कर दिया गया था। काली जैसा मलून इसकी जान का दुश्मन था। उसे मुर्दा देखना चाहता था। काली क्यों इसे मारना चाहता है? पाइक ने पूछा। मुझे नहीं मालूम। पहले मैं समझा कि मैं जान गया हूं। मुझे यकीन था कि सब कुछ किंग से मुतालिक है। मैं नहीं जानता था कि काली लड़की को मारने की कोशिश करेगा, बैटमैन ने कहा। तुम्हें मालूम हुआ तो फिर मुतालिका अफराद को क्यों नहीं बताया? पाइक ने पूछा। मैंने बताया था और वो समझ गए थे, लड़की का बाप भी, लेकिन उसने हमें मना किया कि लार्कन को पता नहीं चलना चाहिए। इस तरह हम सब मुलव्विस हो गए।
लड़की का बाप वकील गॉर्डन और मेरे आदमी, लड़की ना जान सकी। तुम्हें एक ताउन पर आमादा गवाह को अलग नहीं करना चाहिए था। हमें अपनी स्वाबदीदी इख्तियार भी इस्तेमाल करना था। बार्कले वगैरह ने हमें एडवाइस दी थी कि काली को गवाही से पहले शनाख्त ना किया जाए, पेटमैन ने कहा। उन्होंने तुमको एडवाइस की? उसके बाप ने बेटी से झूठ बोला? लार्कन, काली को नहीं जानती तो ताउन क्या करेगी? पाइक ने कहा। वो लड़की जुनूनी है, पेटमैन ने कहा। वो सिर्फ गलत को सही करना चाहती है। पाइक ने गन उठा ली। क्या मेरा तुम्हारा काम खत्म? पाइक बोला। पेटमैन ने बंदिशों के साथ जोर आजमाई की। मुझे आजाद कर दो पाइक, इसे वापस लाओ। हम इसकी हिफाजत कर सकते हैं और तुम काली तक पहुंचने में हमारी मदद कर सकते हो, पेटमैन ने कहा। पाइक ने डोर खोला। तुम अपनी मदद नहीं कर सकते, और वो बाहर निकल गया। चाबियां और बैज उसके पास था। पेट को एहसास हुआ कि वो जा रहा है। क्या कर रहे हो? वो बोला। पाइक ने चाबियां और इसका बैज दोनों दरियाबुर्द की। मेरा बैज पाइक, पेटमैन बोला। पाइक ने पलट के देखने की जहमत भी गवारा ना की। लड़की के साथ ठहरने से पहले कोल ने ऑफिस से कॉलिंग लॉग उठा लिया था। फोन कंपनी में इसकी दोस्त ने इन नंबरों से 26 सफात भेजे थे, आउटगोइंग और इनकमिंग कॉल्स। इनमें से चंद जानी पहचानी थी। वो कैमगाह पर पहुंचा तो लार्कन काउच पर नीम दराज टीवी देख रही थी। थोड़ी मदद करो, कोल ने इसे इशारा किया। वो आंखों में हैरत लिए उठ बैठी। क्या? फोन नंबर्स? हमें फोन ट्री बनाना है। हम फोन टू फोन कॉल ट्रेस करेंगे। वाहिंश काली तक पहुंचने के लिए कोई इशारा मिल सकता है। ये इसी तरह होगा जैसे डाइस को मिलाया जाता है, कोल ने बताया। वो दोनों नंबरों की फॉरेस्ट के साथ टेबल पर आ गए। कोल ने उसे समझाया कि क्या करना है। ऐसे नंबर्स पहचानने हैं जो जोरगा, लुइस और उसके आदमी के हैं, जिसे वाहिंश काली कहा जा रहा है। लार्कन को काम पर लगा के वो अपने फोन के साथ काउच पर आ गया। सुबह मार्ला हेनरिक का मैसेज आया था। इत्तला थी कि 18187 गोदाम टेन्स फैमिली ट्रस्ट की मलकियत था। ट्रस्ट की मलकियत में भी बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज डाउनटाउन में थी। सबकी सब बराए फरोख्त थी। 1817 डॉक्टर विलियम टेनर ने 1968 में खरीदी थी। 1975 में गोदाम ट्रस्ट की तहवील में चला गया था। डॉक्टर की बड़ी बेटी मिस एलिजबेथ लिटिल ट्रस्ट की एग्जीक्यूटर थी। जायदाद की फरोख्त के मामलात वही देख रही थी। मार्ला ने एलिजबेथ का नंबर भी फराहम किया था। नंबर बेंटवुड का था। कोल ने पहला कदम उठाते हुए नंबर मिलाया। यस, दिस इज एलिजबेथ लिटिल, आवाज आई। मेरा नाम एल्विस कोल है। मैंने जायदाद बराए फरोख्त के सिलसिले में कॉल की है। मैं एक मुमकिन खरीदारी की नुमाइंदगी कर रहा हूं, कोल ने कहा। कौन सी जायदाद? एलिजबेथ की आवाज आई। 18187 डाउनटाउन, कोल ने कहा। ओह श्योर, वो गोदाम मेरे डैड का है। हम ट्रस्ट को तहलील कर रहे हैं। मैं सवालात के जवाबात देने की कोशिश करूंगी, लेकिन तुम्हें हमारे ब्रोकर से बात करनी चाहिए, एलिजबेथ ने कहा। दुरुस्त बात है, कोल ने कहा। तो ये समझो कि हम ऑफर्स का ख्याल करेंगे, लेकिन कोई भी ऑफर बैकअप में रहेगी, क्योंकि हमारे पास एक मौका है कि तमाम सात जायदादों को बैक वक्त फरोख्त किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हारा खरीदार परेशान होगा। मुमकिन है कि मौका हमारे हाथ से निकल जाए, एलिजबेथ ने कहा। मतलब ये कि कोई सातों खरीद रहा है? कोल ने पूछा। मार्केट ऊपर जा रही है, अच्छे मौके मौजूद हैं। क्या तुम्हारा खरीदार सातों में दिलचस्पी लेगा? एलिजबेथ ने कहा। हम किस कीमत पर बात कर रहे हैं? कोल ने सवाल किया। 200 मिलियन, बड़ा सौदा है। देर सवेर हो सकती है। दूसरे ऑप्शन भी हैं। हो सकता है कि हमें जायदाद अलग अलग बेचनी पड़े, एलिजबेथ ने बताया। मैं खरीदार को बता दूंगा। कितना वक्त है? कोल ने पूछा। ज्यादा से ज्यादा 4 महीने, एलिजबेथ ने जवाब दिया। एक आखिरी सवाल, अगर बुरा ना मनाया जाए, क्या मैं मौजूदा मुमकिन खरीदार का नाम पूछ सकता हूं? कोल ने पूछा। क्यों नहीं? स्टेन टूअर्म रियल होल्डिंग। जैसा कि वो लोग ऑफर नहीं बढ़ा रहे हैं, शायद तुम्हारा खरीदार आगे आ जाए, वरना हम अलग अलग फरोख्त करेंगे, एलिजबेथ ने कहा। कोल ने नाम पर नोट कर लिया और शुक्रिया के साथ फोन बंद कर दिया, और इस वक्त पाइक अंदर दाखिल हुआ। लड़की और कोल दोनों ने हाय कहा, लेकिन वो खामोश रहा। फिर बाथरूम में चला गया। वो अजीब था, लेकिन कोल आदी हो गया था। ताहम लड़की उलझनज़दा नजर आई। कोल ने फिर फोन उठाया और इंफॉर्मेशन ऑपरेटर से स्टेन टूअर्म का होल्डिंग का नंबर मांगा। लार्कन ने नाम सुनकर नजर उठाई। वो डैडी की मलकियत में है। क्या? स्टेन टूअर्म? कोल वापस टेबल पर आ गया। टेक्निकली वो फैमिली होल्डिंग्स का हिस्सा है, बल्कि मैं भी इसकी शाखतदार हूं, लार्कन ने कहा। पाइक ने लिविंग रूम में कदम रखा। तुम्हारी जरूरत है, कोल ने कहा। पाइक उनके साथ ही बैठ गया।
कोल ने नई इत्तला से उसे आगाह किया। लार्कन ने नफी में सर हिला दिया। क्या मतलब है? डैडी इस जगह को खरीदेंगे जहां लाशें दरियाफ्त हुई थी? पाइक ने लार्कन की तरफ हाथ बढ़ाया। लार्कन ने हाथ थाम लिया। पाइक ने हाथ दबाकर कहा, मेरे साथ रहो। ओके, मजबूत बनो क्योंकि हालात मजीद खराब होने वाले हैं, पाइक बोल रहा था। लार्कन ने कोल की तरफ और फिर दोबारा पाइक को देखा। अस्बात ने सर हिला दिया। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। तुम्हारे डैडी और गॉर्डन दोनों जानते थे कि वो मैच नहीं वाहिंशकाली था। इन दोनों ने मनसूबाबंदी के तहत पैटमैन से डील की और तुम्हें अंधेरे में रखा गया था। पैटमैन से मैंने काफी कुछ उगलवा लिया है। यह आइडिया तुम्हारे डैडी का था, पाइक ने कहा। लार्कन की गिरफ्त पाइक के हाथ पर खुद सख्त हो गई, ताम चेहरा सपाट रहा। ऐसा क्यों किया गया? लार्कन ने पूछा। मैं नहीं जानता, पाइक बोला। क्या सब गंदे कारोबार में मुलविस हैं? मेरे डैडी भी? लार्कन बोली। जवाब कोल ने दिया। हतमी जवाब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। मैं इन मामलात के साथ पली बड़ी हूं। मैं कारोबारी तनाज़ा समझ लेती हूँ। डील मुकम्मल ना होने पर कोई रकम का तलबगार है। काली ने किंग्स को खत्म किया। अब वो मुझे और डैडी। अचानक वो चुप हो गई। क्या मेरे डैडी? उसकी आंखों में खुला सवाल था। कोल नहीं समझा कि वो क्या जानना चाह रही थी, लेकिन यूं लगा जैसे पाइक जान गया था। मैं सुराग लगा लूंगा, पाइक ने कहा। लार्कन का रंग बदला, आंखों में अजियत थी, गोया किसी ने उसके दिल पर पैर रख दिया हो। नहीं सुराग लगाओ, नहीं, मालूम करो प्लीज। मैं नहीं जानना चाहती, लार्कन ने कहा। तब कोल पर खौफनाक इंकशाफ हुआ कि लार्कन ने पाइक से क्या सवाल किया था। क्या वाहिंशकाली को लार्कन का बाप इत्तला देता था कि वो कहाँ मिलेगी? आखिर शूटर्स हर बार बसरत लार्कन तक कैसे पहुंच जाते थे? पाइक ने लार्कन को बचाने के लिए सबको साइड पर कर दिया था। क्यों? ये अंदाजे हैं, कोल ने गैर वाज़ेह बात कही और उठकर बाहर की तरफ चल दिया। पाइक ने वक्फा लिया, फिर वो भी कोल के पीछे चल पड़ा। लार्कन ने पाइक को जाते देखा। बाहर कदम रखने से कबल वो दरवाजे के फ्रेम में पल भर के लिए रुका। बहुत बड़ा, देवजात, पूरे फ्रेम में समा गया। लार्कन को ऐसा ही लगा था जैसे देखने में वो आम आदमी था, लेकिन नहीं था। दिल तोड़ देने की हद तक नॉर्मल था। इस सिफ्त ने लार्कन के दिल में इसका कद और मोहब्बत बढ़ा दी थी। सुपरमैन किसी रिस्क किस्म का रिस्क नहीं लेता, लेकिन वो एक आम आदमी हर रिस्क ले रहा था। उसके लिए हर तरफ रिस्क था। पल भर रुका तो पलट के देखा। लार्कन ने देखा कि उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। फिर दरवाजा बंद हो गया। वो तन्हा रह गई। ठीक कर दो, सब दुरुस्त कर दो प्लीज। उसने खाली कमरे में सिसकी ली। वो हमेशा से ज्यादा खौफजदा थी, शूटर्स के हमलों से ज्यादा हरासा थी। नहीं नहीं, वो गलत सोच रही थी। दिले मुस्तरिब अंदेशा फर्द उसे लरज रहा था। वो वापस टेबल पर आई और नंबर्स की फहरिस्तों का जायजा लिया। जोरगा और लुइस के नंबर्स अया थे। कुछ देर में वाहिंशकाली का नंबर भी ट्रेस हो गया। लार्कन ने रीचेक किया। उसके बाद 26 सफहात में मिलाकर देखा। हर मर्तबा उसे कामयाबी मिली। वो निशान लगाती गई, फिर नए सिरे से आगाज किया और वो नंबर नोट करने शुरू किए जिन पर काली ने बात की थी। दूसरे सफे के निचले हिस्से में जो नंबर देखा वो बेहद शनासा था। वाहिंशकाली ने कंपनी के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर कॉल की थी और ये लार्कन की कंपनी थी, बार्कले कंपनी। लार्कन की निगाह धुंधला गई। उसने खुद को रोते हुए देखा, लेकिन आंसू थे, ना ही आहोजारी। यूं लगा कि कोई और रो रहा है और वो देख रही है। पाइक और कोल सही थे। उसका अपना बाप इन लोगों के साथ मुलविस था और अब दोनों मुसीबत में थे, खुद वो और वाहिंशकाली। लार्कन के जरिए इसके बाप से कुछ हासिल करना चाहता था। नाकामी की सूरत में सजा, इस तरह या दूसरी तरह, वाहिंशकाली का पल्ला भारी था। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके।